रोजा ने 8 साल की उम्र में जब बैक टू फ्यूचर मूवी देखी, इस मूवी ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और इसे देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक मूवी डायरेक्टर बनना चाहती हैं। और इस एक ख्याल के बाद उनके दिमाग में अपनी लाइफ को लेकर और कोई भी गोल नहीं था। वो लगातार अपने इस गोल को अपने दिमाग में बिठाए रखती थी, यहाँ तक कि अगले 20 सालों तक भी वो ऐसे ही चलती रहीं। पर रोजा ने अपने इस गोल की तरफ कोई भी बड़ा स्टेप नहीं लिया, बजाय इसके कि वो सिर्फ मूवी देखते हुए एक मूवी वॉचर बनकर रह गई थी। इसी जर्नी पर आगे बढ़ते हुए आर्कैन मूवी ट्रिविया को लेकर उसकी नॉलेज बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी और जिस वक्त वो मूवीज नहीं देखती थी, वो समय इंटरनेट और बुक्स पर मूवीज की हिस्ट्री के बारे में पढ़कर बिता दिया करती थी। अगर वो ट्रिविया के टेलीविजन शो जेपार्डी में जा सकती थी तो वो जरूर लंबे समय तक खेलने वाली चैंपियंस की लिस्ट में शामिल होती। रोजा ने अपने सभी फेवरेट डायरेक्टर जैसे स्पीलबर्ग, कुरोसावा, फेलिनी, मियाजाकी और भी बहुत से डायरेक्टर्स की बायोग्राफी को अच्छी तरह से पढ़ा था, लेकिन उसने कभी भी अपने जरिए की गई रिसर्च, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को एक्शन में ट्रांसलेट नहीं किया। या यूं कह लीजिए कि रोजा ने अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिस करने की तरफ कदम आगे नहीं बढ़ाए। उसके पास अपना एक काफी एक्सपेंसिव वीडियो कैमरा था जिसे उसने अपने घर तक ही सीमित रखा था। यहाँ तक कि उसके पास फिल्म एडिटिंग सॉफ्टवेयर की पूरी कलेक्शन मौजूद थी, जिसका इस्तेमाल रोजा ने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार किया था। इस तरह से जो कुछ भी था वो बहुत कंफ्यूज करने वाला था और एक तरीके से देखा जाए तो ये सब रोजा को डरा सकता था। उसने आखिरकार ये महसूस कर लिया कि उसकी जितनी भी नॉलेज है, उसने जितनी भी तैयारी की है, वो काफी नहीं है। इस तरह से वो एक डायरेक्टर नहीं बन सकती, बल्कि ऐसे तो डायरेक्टर बनना शायद उसकी किस्मत में ही ना हो। यहाँ पर रोजा के लिए अपनी जिंदगी में कम से कम स्ट्रगल का सामना करते हुए इनएक्टिव बने रहना ही आसान था। पर जहाँ तक रोजा की बात थी, कम से कम फेलिनी और मियाजाकी की अपनी फेवरेट फिल्म से सीखकर रोजा की प्रोडक्टिविटी में काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ था। भले ही देखा जाए तो वो अपनी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझने के बजाय उसे अवॉइड कर रही थी। एक दिन रोजा को ये पता चला कि उसके किसी जानने वाले ने YouTube चैनल शुरू किया है जो बहुत जल्द ही ग्रो करने लगा और बल्कि उसमें मिलियन व्यूज भी आ रहे हैं। क्यूरियोसिटी में आकर उसने वीडियोस को देखना शुरू किया। उसने जो कुछ भी देखा वो काफी शॉकिंग था। वीडियोस में ना तो सही तरीके से कैमरे का इस्तेमाल किया गया था, न फोकस ठीक से सेट किया गया था और कहानी का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल उल्टा सीधा था। और रोजा ने ये देखा कि किसी भी व्यूअर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रोजा ये समझ सकती थी क्योंकि वीडियोस की व्यूज दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और देखा जाए तो जितने भी रिव्यूज आए थे वो सब भी एक तरह से वीडियोस की तारीफ ही कर रहे थे। उस चैनल का कोई भी सब्सक्राइबर फ्रेम या फोकस की फिक्र ही नहीं कर रहा था। इस बात को देखकर रोजा को काफी बुरा महसूस हुआ, लेकिन बात तो ये थी कि इस शख्स ने कम से कम नॉलेज और एक्सपर्टीज के साथ रोजा से ज्यादा काम किया था। यहाँ पर रोजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब रोजा ने ये फैसला लिया कि अगर वो ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। इसके बाद अगले 4 महीने तक रोजा ने एक डायरेक्टर बनने की ओर रियलिटी में सख्त कदम उठाने का फैसला लिया। अब समय आ गया था कि जब रोजा अपनी मुश्किलों से निपटकर अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार थी। रोजा ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अब अपने कंफर्ट जोन में नहीं जाएगी और अपने इरादों को सिर्फ अपनी सेल्फ डिसिप्लिन से पूरा करेगी। साथ ही रोजा को ये भी पता था कि उसके पास पहले से ही सारी नॉलेज है, बस अब समय आ गया था कि वो अपनी उन सारी नॉलेज को परखे और उनका उपयोग करे। इसके लिए रोजा ने सबसे पहले अपने समय को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला था सीखना और दूसरा हिस्सा प्रैक्टिस करना। अपने पहले स्टेप्स जिसमें वो सीखना चाहती थी, उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए रोजा ने कड़ी मेहनत से स्क्रिप्ट लिखना, कहानी की प्लानिंग करना सीखा और उसने समझने की कोशिश की कि किस तरह रिनोन्ड डायरेक्टर्स अपनी पसंद के शॉट्स लेते हैं। रोजा ने इन सभी बातों पर पूरा फोकस किया। अब बारी थी सेकंड टाइम की, जिसे उसने प्रैक्टिस करने के लिए रिजर्व करके रखा था। उस प्रैक्टिस के टाइम में वो अलग अलग शॉट्स और एंगल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती थी और वो कुछ सीन्स लिखती रही और इसके हिसाब से अपनी पर्सपेक्टिव्स और स्टोरी लाइन्स को बदलती रही, जिससे उसे ये पता चलता था कि क्या सही चल रहा है। अब वो पहले की तरह ही एक लंबे टाइम तक अपनी पुरानी मूवीज की कमेंट्री नहीं देख रही थी। वो अपना टाइम मूवीज वॉचर बनकर बर्बाद नहीं कर रही थी और ना ही तो डरते हुए वो अपने इक्विपमेंट्स को अपने कैमरे की बड़ी बड़ी अलमारियों में कैद करके रखती थी।
जहां वो इक्विपमेंट धूल खाते पड़े रहते थे। कुछ समय तक रोजा ने इस तरह से अपने सपने पर काम करने और अपने ख्वाबों को अंजाम देने के लिए कड़ी मेहनत की और इसके साथ ही वो अपने अंदर की एनर्जी और जोश से भर गई। दोस्तों, ऐसा करते हुए जिस दिन 4 महीने पूरे हुए, उसी दिन रोजा ने अपनी फिल्म बनाने का फैसला लिया। वो कुछ लोकल एक्टर्स ढूंढने निकली जो सिर्फ पिज्जा के लिए काम करने के लिए तैयार थे। वो खुद कैमरा वुमेन बन गई। उसके कजन को साउंड की जिम्मेदारी दी गई और उसका कुत्ता एक मूवी प्रॉप बन गया। इसके बाद जब उसने वो फिल्म पूरी कर ली तो उसे ऑनलाइन अपलोड कर दिया और उसकी इस मूवी वीडियो ने कुछ 100 व्यूज हासिल किए, जिसमें से ज्यादातर उसके परिवार और दोस्तों के ही व्यूज थे। दोस्तों, देखा जाए तो रोजा एक प्रोफेशनल मूवी मेकर नहीं थी, लेकिन ये सब उसके सपनों को हकीकत में देखने की तरफ एक पहला कदम था। इसी राह पर आगे बढ़ते हुए उसने अपने आप को हर महीने एक शॉर्ट फिल्म पूरा करने पर मजबूर कर दिया और जल्दी ही उसका नाम इस बिजनेस में सबसे तेजी से पहचान बनाने वाली डायरेक्टर्स में से एक बन गया। कुछ ही सालों में उसकी एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल कंपटीशन में एंटर हुई, जिसके बारे में शुरुआत में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगर वो कोई प्राइज नहीं जीतती तो भी उसने महसूस कर लिया था कि वो अपनी एक पहचान बना चुकी हैं और वो अपने डायरेक्टर बनने के चाइल्डहुड ड्रीम को भी पूरा करने लगी हैं। दोस्तों, एक दिन रोजा ने अपनी मेहनत को देखा और महसूस किया कि वो कितना आगे बढ़ चुकी हैं। इससे उसे अंदर ही अंदर एक खुशी महसूस हो रही थी। उसने अपने सपनों को सच करने के लिए काफी कुछ कर लिया था। उसकी पहली कोशिश के टाइम पर उसके फेल होने का डर और सीखने के लिए कुछ ना कुछ करने की इच्छा अब उसके दिमाग से भाग गई थी। वो तो अब अपने काम में माहिर हो गई थी और अब वो और भी ज्यादा अचीव करना चाहती थी, अपने सपनों को और भी ऊपर तक पहुंचाना चाहती थी। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि रोजा की किस्मत उसके साथ थी, पर शायद कोई दूसरा भी मूवी बफ जिसे मूवीज में बेहद इंटरेस्ट हो, खास तौर पर मूवी मेकिंग में, वो इसका अनुभव कर सकता था। ऐसा कोई जिसने मूवीज मेकर बनने के बारे में सोचा तो जरूर है, लेकिन कभी उसे प्रैक्टिकली ट्राई नहीं किया है। ये सच है कि रोजा को कुछ किस्मत से भी सहारा मिला, पर अगर रोजा ने कभी फैसला ही ना लिया होता कि वो अपनी मेहनत के साथ अपने सपनों को सच करने के लिए कोई कदम उठा ले, तो वो कभी किस्मत के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाती। रोजा ने अपने अंदर के सेल्फ डिसिप्लिन की कीमत को समझा। उसने समझा कि उसके सामने वही दरवाजा है जिसकी चाबी सिर्फ उसके पास है और इस दरवाजे को उसे ही खोलना होगा। ना तो कोई और उसे खोल सकता है और ना ही कोई उसके आसपास से गुजर सकता है। कोई भी रोजा को उस दरवाजे के दूसरी तरफ नहीं ले जा सकता। अगर वो खुद कुछ नहीं करती तो वो हमेशा उस दरवाजे की गलत तरफ ही अटकी रह जाती। वो सिर्फ सपने देखती रहती, पर कभी उन सपनों को हकीकत में नहीं बदल पाती। दोस्तों, एक बार इसी तरह कोशिश करते हुए रोजा ने अपनी आदतों को बदल दिया। उसने एक वेल प्लान्ड तरकीब बनाई और अपनी सोच का हिस्सा बना लिया। रोजा को उम्मीद थी कि जल्द तो वो कामयाब होने से रही और ये सोचते हुए उसने अपने पहले स्टेप में थोड़ी कमी अपनी तरफ से भी की। रोजा की गलती थी कि वो अपनी जिंदगी में कोई चैलेंज या दर्द को एक्सेप्ट करने की आदत नहीं रखती थी और वही अपने गोल को चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, उसे हर हाल में पाने की इच्छा ने रोजा को मजबूती दी। उसने अपने लक्ष्य को हासिल करने की उम्मीद में, जैसा कि वो पिछले सालों से करती आई थी, हार मानना रोजा ने स्वीकार नहीं किया। देखा जाए तो रोजा सब कुछ कर रही थी, पर वो बस ये नहीं मान रही थी कि उसके लिए अपना एम हासिल करना इतना कठिन नहीं है। अपने गोल तक पहुंचने का रास्ता भी आसान हो सकता है। खुद की डिटर्मिनेशन, मजबूत इरादों की ताकत, इसे आप मैं पर विजय या खुद पर जीत कहें या चाहे आप इसे कोई भी नाम दें, रोजा ने बस इसी काम में महारत हासिल की और जो रोजा ने किया वही इस बुक का इरादा है, ताकि आप भी रोजा की तरह इसे समझ पाएं। इसमें बताया गया है कि कैसे हम अपनी जिंदगी में उन तमाम हालात से गुजरते हैं जिनसे हम भाग रहे हैं और उनसे गुजरने के बाद ही हम अपनी खुशियां हासिल करते हैं। दोस्तों, शायद आपको यकीन नहीं हो, लेकिन रोजा के पास कोई ऐसी मिस्टीरियस पावर तो नहीं थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि रोजा में कुछ बेहद खास था जो आप में नहीं है। अगर आपको कोई काम मुश्किल लग रहा है तो ये सच है कि ये मुश्किल है, लेकिन रोजा के लिए अपने भरोसे पे कायम रहना और अपने डाउट्स को दूर करना उतना ही मुश्किल था जितना आपके लिए है। मेरा मतलब है, अगर वो उन परेशानियों का सामना कर सकती थी तो आप भी कर सकते हैं।
असल में इसको समझाना बेहद आसान है। ये दरअसल मैं आपके इरादों के हिसाब से काम करने का एक सिक्योर तरीका है। देखा जाए तो ये तरीका हमारे इरादे और बिहेवियर को एक ही डायरेक्शन में सेंट्रलाइज करके हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए उठाया जाने वाला सबसे अहम कदम है। ये हमें किसी भी हालत में अपने गोल तक पहुंचाने की पावर देता है। इस तरीके को अगर हम समझ जाएं तो हम हमारे टारगेट तक पहुंच सकते हैं। अब अगर ऐसा है तो सवाल ये उठता है कि फिर रोजा सालों तक क्यों वेट कर रही थी और क्यों ये इतना मुश्किल है? तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि अपने थॉट्स को अमल में लाने का तरीका और खुद को प्रोग्रेस से जोड़ने का काम आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है। और इसका दूसरा हिस्सा है एक्शन, जो बेहद जरूरी है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे हाथ पैर आमतौर पर वही काम करते हैं जो हमारा दिमाग कहता है। हमारे हाथ पैर बेवजह भटकने वाले थॉट से अलग होते हैं, क्योंकि अगर हमारे हाथ या पैर हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम उन्हें फिजिकली फोर्स करके मना लेते हैं। लेकिन वहीं दिमाग के विचार, इरादे और उम्मीदों को किसी भी तरह से आसानी से बदला नहीं जा सकता या उन्हें दबाकर किसी भी काम में लगाया नहीं जा सकता। यहाँ पर फोकस सबसे जरूरी है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मन में उठ रहे इन ख्यालों को कम करके एक ही थॉट पर फोकस करें, या फिर ट्राई करें कि आपके दिमाग में कोई ख्याल ही ना आए। सिर्फ अपनी बॉडी की फीलिंग्स पर ध्यान दें। अपने आप में कंट्रोल लाने और इसी कंट्रोल के साथ काम करने का ये सबसे कारगर तरीका है। फोकस आपके लिए एक हथियार की तरह है जो आपके स्ट्रेस और टेंशन के खिलाफ बिल्कुल कारगर है। और अपनी लाइफ में मन को कंट्रोल करना और अपने मन को काम में लगाना शायद इस जिंदगी का सबसे कठिन गोल हो सकता है। दोस्तों, अब जरा सोचिए एक हाथी के बारे में। क्या उस हाथी को मेरी ये एडवाइस पसंद आएगी या इस तरह की एडवाइस उसे कोई काम आएगी? जब मैंने ऐसा कहा तो क्या आप अब भी उस हाथी को एक मैदान में खड़े होते हुए देख रहे होंगे? जरूर आप उसे एक बड़े हाथी की तरह सोच रहे होंगे। क्या आप उस हाथी को इमेजिन करने में कामयाब हो गए हैं और इसके बाद आप उसकी सूंड और मोटे मोटे पैर को देख पा रहे हैं? आपके मामले में हो सकता है शायद नहीं। और बस इसलिए मुझे लगता है कि जिंदगी में जीत हासिल करना कितना मुश्किल होता है। दोस्तों, अपने अंदर के और अपने बाहरी जीवन के बीच एक साफ सुथरा रास्ता बनाने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने आप के लिए ही कुछ रूल्स और डिसिप्लिन बनाने होते हैं। आपको खुद के लिए कुछ नियम तय करने होंगे। अगर हम देखें तो कभी कभी हमें फ्यूचर में मिलने वाले रिवॉर्ड्स इतने दूर लगते हैं कि हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा पाते। और कभी कभी ये प्रोग्रेस इतनी धीमी होती है कि हम अपनी जिंदगी में इसके आगे बढ़ने से कुछ फर्क ही महसूस नहीं कर पाते। और अगर हमें ये नजर नहीं आता कि हम कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं तो बस फिर क्या, हम हार मान लेते हैं। और ऐसे में अक्सर हमारे दिमाग को इमोशनल ट्रिगर्स और खराब ख्यालों से जूझना पड़ता है। और दोस्तों, ये सभी चुनौतियां हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रास्ते में हमारे सामने एक रुकावट बनकर खड़ी हो जाती हैं। चाहे आप जितनी भी अच्छी नीयत से काम कर रहे हों, आपके दिमाग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका दिमाग बस इन परेशानियों में ही उलझ कर रह जाता है। अपने दिमाग को अगर आप सही रास्ते पर ले जाना चाहते हैं तो आपको इस बुक को और इसमें बताई गई बातों को अच्छी तरह से फॉलो करना होगा। इस पहले चैप्टर में हम उन सभी रुकावटों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे दिमाग पर हमें कंट्रोल नहीं करने देती, जो हमारे दिमाग को हमेशा उलझाए रखती हैं। 5 रुकावटें जो आपके सेल्फ डिसिप्लिन को नुकसान पहुंचाती हैं। दोस्तों, ऐसा क्या है जो हमें सेल्फ डिसिप्लिन को अचीव करने से रोक कर रखता है? और ये रुकावटों का पूरा एक ग्रुप बुद्धिस्ट फिलॉसफी से आता है। जब आप बुद्धिज्म की बात करते हैं तो डिसिप्लिन शब्द हमेशा नजदीक होता है। असल में डिसिप्लिन बुद्धिस्ट टीचिंग का सेंटर पॉइंट है। बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी और माइंड को खुद के कंट्रोल में रखना ही सबसे सच्चा सुख है। ये फिलॉसफी हमें समझाती है कि हमें नेचुरली वो पावर्स हासिल हैं जिसकी मदद से हम जो चाहें वो कर सकते हैं, और उसी की बदौलत हम शांत भी रहते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों हम अपने खुद के कंट्रोल की भावना को किसी दूसरों के हाथों में या कुछ बाहरी ताकतों के सामने छोड़ देते हैं। एक्चुअली हम उनके सामने अपना कंट्रोल छोड़ देते हैं जो हमें खुद से ज्यादा पावरफुल लगते हैं। हम अक्सर कुछ इस तरह की बातें करते हैं जैसे,
मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं करना चाहता, या मैं नहीं करूंगा। हम ऐसे सेंटेंसेस बहुत ज्यादा बोलते हैं। हम इस तरह की बातों को इतना ज्यादा बोलते हैं कि हमें लगता है कि इन आउटर फोर्सेस से लड़ना ही बेकार है, और इस तरह से हम अपने आप पर अपना खुद का कंट्रोल खो देते हैं। दूसरे लफ्जों में कहें तो जब हम खुद डिसिप्लिन नहीं होते तब ये सारी बातें सच हो जाती हैं। इसलिए बुद्धिज्म सिखाता है कि आपकी पर्सनल पावर में कमी सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। इस पर्सनल पावर को वापस लाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही आपके सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ पहला जरूरी कदम है। और भरोसा करिए, ये पॉसिबल है और ये हमारे कंट्रोल में भी है। इस प्रोसेस का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है कि हमें ये बिल्कुल साफ साफ मालूम हो कि हम कैसे रुक जाते हैं और कैसे हमारा खुद पर से कंट्रोल रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। यहाँ पर इसे समझने के लिए 5 जरूरी एरियाज हैं जो सेल्फ डिसिप्लिन को पूरी तरह से कवर करती हैं। और अगर ऐसा ना हो तब आगे क्या होने वाला है, इसके डर से ही हमारी जिंदगी पर से पूरा कंट्रोल खत्म हो जाता है। अगर आप अभी अभी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरफ से सेल्फ डिसिप्लिन में कमी कहाँ हो रही है, तब आपको इन 5 एरियाज की तरफ काम करना चाहिए जो आपकी मदद कर सकती हैं कि आप खुद को अच्छी तरह से समझ सकें। अगर आप अब भी कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये 5 एरियाज आपको आपकी ही समस्याओं से जुड़ा एक नया नजरिया दिखा सकती हैं। तो चलिए आगे इन्हीं 5 मेंटल ऑब्स्टेकल्स की बात करते हैं। 5 सेंसेस या यूं कहें कि 5 इंद्रियों का अवेयर होना, जलन और दुश्मनी, उदासी और सुस्ती, चिंता और पश्चाताप, हिचकिचाहट और संदेह। आपको इन सभी 5 सेंसेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे अपने थॉट्स पर से हमारा कंट्रोल तब हट जाता है जब हम अपने फिजिकल सराउंडिंग से अपना ध्यान हटा लेते हैं। हमें हमारे 5 सेंसेस से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है हम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। जैसे हमारा ध्यान जाता है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या स्मेल कर रहे हैं, हम किन चीजों को महसूस कर रहे हैं, चाहे फिर वो एक फिजिकल ब्यूटी हो, ताजी रोटी की खुशबू हो, एक खूबसूरत सा लव सॉन्ग हो, या फिर किसी वायलेंस का सीन हो। हम इन सभी सेंसेस को अलाउ करते हैं कि वो हमारे दिमाग में पूरी तरह से काबू कर लें, वो इतनी जगह बना लें कि हमारा लक्ष्य और हमारे कॉन्शियस थॉट्स अपने आप ही रिप्लेस हो जाएं। दोस्तों, हमारे सेंसेस इस बाहरी दुनिया से बहुत ही क्विक जानकारी कलेक्ट करते हैं जो हमारी मदद करते हैं ताकि हम खुद को साबित कर सकें, इस दुनिया में अपने लिए जगह बना सकें। लेकिन हमें ये तय करना है कि हम क्या उन सभी जानकारियों को सहन कर सकते हैं। पर हमें ये तय करना होता है कि उनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिन्हें हम भूल सकते हैं। इन चीजों को तय करने का कंट्रोल हमारे पास होता है। हमारे सेंसेस इस दुनिया से डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उससे अपना ध्यान कितना हटाते हैं और कितना उस पर अपना ध्यान लगाते हैं, कितना डेटा हम खो देते हैं और कितना हम बड़ी शांति से मेंटेन करके रखते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उन सेंसेस में खो जाने के बजाय कितना खुद पर कंट्रोल करते हैं और कितना उन सेंसेस को खुद से गुजरने के बाद बाहर जाने देते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों को सिर्फ उन चीजों पर विश्वास होता है जो वो अपने उन 5 सेंसेस के जरिए एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर कम से कम हम उन अनुभवों को ये अलाउ करते हैं कि वो हमारे कंसंट्रेशन पर काम करें और हम ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं जैसे हम उन पर एहसान कर रहे हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम खुद को भूल जाते हैं और इस तरह से हमारा फोकस उस बलून की तरह हो जाता है जिसकी हवा निकलने के बाद वो इधर उधर उड़ता रहता है। ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है ना, यानी कि वो इंफॉर्मेशन जो हमें हमारे सेंसेस के जरिए मिलती है, वो बाय नेचर बहुत जल्दी हमें खुशी दे सकती है, प्लेजर दे सकती है। लेकिन यहाँ पर हर एक चीज फायदेमंद नहीं होती और यहाँ तक कि हर एक चीज इतनी जरूरी भी नहीं है कि हम उस तरफ ध्यान दे सकें। हमारे पास चॉइस है। अपने आप पर काबू पाने के लिए हमें अपने सेंसरी इंफॉर्मेशन या यूं कहें हमारी इंद्रियों से मिली इंफॉर्मेशन को सही कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहिए। खुद को इन सेंसेस के साथ आप बह जाने दें, आप इनका अनुभव करें, वो तो ठीक है, लेकिन ये जरूरी है कि आप इस बात को लेकर अवेयर हों कि ये सारी इंफॉर्मेशन टेम्पररी है और ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं
और कुल मिलाकर आपको आगे जाने से रोक रही हैं, आपके रास्ते में रुकावट बन रही हैं। नाराजगी और नफरत। इमोशंस हमारे सेल्फ डिसिप्लिन के थॉट्स को पूरी तरह से बदलने की एबिलिटी रखते हैं और एंगर मतलब गुस्सा एक सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन में से एक है। लोग अनजाने में गुस्से के सभी अलग अलग फेसेस जैसे कि इरिटेशन, कड़वाहट और नफरत को अपने विचारों में भी शामिल कर लेते हैं। दूसरे लोग हमारे साथ क्या करते हैं, गुस्से की नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर सिर्फ इसी के जरिए इंपोज नहीं होती है, बल्कि ये नेचुरली सेल्फ गिल्ट और खुद से नफरत जैसी फीलिंग्स की वजह से आपकी ओर जाती है। इसमें इतनी ताकत होती है कि ये आपके थॉट्स को कमजोर कर देती है और ये सब हमारे विचारों को खत्म कर देते हैं और हम गुस्से के एक्सेस में अंधे हो जाते हैं। बीते वक्त ने हमारे साथ जस्टिस में हुई कमी और वो इंसिडेंट्स जो एक तरह से सही तो थे लेकिन जिनकी यादें हमें चोट पहुंचाती हैं, हम इन सभी फीलिंग्स में फंसे रह जाते हैं। हम उनसे ऊपर उठ ही नहीं पाते। जैसे आपकी एक्स ने आपका दिल तोड़ दिया, या फिर वो कंपनी जिसने बहुत ही मामूली और फालतू रीजन से आपको नौकरी से बाहर निकाल दिया, या फिर वो बेकार सा रेस्टोरेंट जिसने आपका गलत ऑर्डर नोट किया और आप तक गलत डिलीवरी की। ये सभी फीलिंग्स आपको किसी क्राइम की पनिशमेंट जैसी फीलिंग्स देती हैं और आपको एहसास दिलाती हैं जैसे आपको कोई पनिश कर रहा है, या फिर आपको लगता है कि वो इंस्टीट्यूट आपके साथ गलत कर रहा है। लेकिन सब कुछ बेहतर होते हुए भी ये फीलिंग्स हमें थका देती हैं और हम खुद को ही बर्बाद करने लग जाते हैं। और जब आप नफरत और नाराजगी की तरफ ध्यान देते हैं ना, तब आप अपने गोल्स की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। इनसेंसिटिविटी और आलस। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से काम करना बेटर नहीं है। जब आप एक ह्यूमन बीइंग हैं तो आपको बहुत सारा काम करने की जरूरत होती है। बहुत से लोगों के लिए ये बहुत आसान होता है कि वो खुद को और अपनी बॉडी को एक लगातार मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी से दूर करके अलग रखें और कुछ ना करते हुए खुद को और अपने दिमाग को फीलिंग से भी आजाद रखें। जो भी उनके आसपास इस पूरी दुनिया में हो रहा है उससे डील करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है और सबसे आखिर में ऐसे लोगों का रिजल्ट होता है लेजीनेस और इनसेंसिटिव। ये एक तरह की मेंटल रुकावट है, मेंटल रेजिस्टेंस है और इससे आप शायद बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। हम ह्यूमन बीइंग्स उन चीजों की तरफ ज्यादा जाना चाहते हैं जहां रुकावटें कम होती हैं, क्योंकि हम आसान काम को एंजॉय करते हैं। जब भी ऐसा कुछ नजर आता है हम जल्द से जल्द उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो तब होती है जब इस तरह से एक्शन लेना हमारा पैटर्न बन जाता है, हमारी आदत बन जाती है और हम इसी पैटर्न में इतना फंस जाते हैं कि जरूरी होने पर भी हम अपनी इस हैबिट को बदल नहीं पाते या फिर हम बदलने के लायक ही नहीं रहते। तनाव और गिल्ट। बिल्कुल गुस्से की तरह ही एंजाइटी यानी कि तनाव और स्ट्रेस भी आपके प्रोडक्टिव थॉट्स को दबाने का काम करता है। ये आपकी एबिलिटी को पूरी तरह से कमजोर कर देता है। तो दोस्तों, पिछली 3 आदतें ये दिखाती हैं कि कैसे आप अपने इनर थॉट्स को रोक कर रखते हैं, कैसे ये सभी 3 आदतें इसमें रुकावट डालती हैं। लेकिन एंजाइटी यानी कि तनाव आपको मेंटली ओवर रिएक्ट करने पर मजबूर करती है और कभी कभी ये बहुत ज्यादा भी हो जाती है। एंजाइटी की बात की जाए तो ये जो कुछ भी बुरा हुआ उसका डर है। अगर आप चाहते हैं वैसा आउटकम आपको ना मिले तो इससे तनाव और चिंता सामने आती है और इसके बाद आप स्ट्रेस में बिल्कुल डूब से जाते हैं। आपको चिंता सताती है और फाइनली आपको गिल्ट होता है। अब आप सोच कर देखिए कि अगर आप डर से घिरे हुए हैं, डर में जकड़े हुए हैं, तो आप कोई काम कैसे कर सकते हैं। और इस तरह से आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कोई एक्शन ना लेना ज्यादा बेहतर है। सेल्फ डिसिप्लिन आपको आपकी प्रायोरिटी का एहसास दिलाता है। वो आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी में कंपैरिजन कर इस तरह की फीलिंग से प्रिवेंट करता है। हिचकिचाहट, आशंका और डाउट। अगर आपको लगता है कि इन सब से कुछ नहीं हो सकता, इन सब के कोई मायने नहीं हैं, तो फिर क्यों आप सेल्फ डिसिप्लिन में खुद को एंगेज करके रखेंगे। ऐसा कोई जो डाउट, लो सेल्फ एस्टीम, इनसिक्योरिटी और लगातार खुद पर सवाल उठाने जैसी परेशानियों से स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए पास्ट के ये फैक्टर एक बीमारी की तरह हैं जो उसे कमजोर बना रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर अपनी मेंटल हैबिट को एग्जामिन करना जरूरी है। मुझे नहीं पता क्या मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सही है, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ क्या उसका कोई रीजन है, ये कैसी उलझन है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
ये सभी सवाल आपके दिमाग में एक बैरियर की तरह काम करते हैं जो आपको डिसिप्लिन्ड एक्शन लेने से रोकते हैं। दोस्तों, इस तरह की सोच इनडायरेक्टली आपके सामने कुछ भी करने की वजह जाहिर ही नहीं होने देती और इससे अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। आपको जो काम दिया जाता है उसे लेकर आपको खुद पर भरोसा ही नहीं होता, जबकि देखा जाए तो आप उस काम को बिना किसी रेजिस्टेंस के भी आसानी से कर सकते हैं। आपका ये बिहेवियर एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन से बिल्कुल ऑपोजिट है। आगे की प्लानिंग करना और अपने पास्ट को अच्छी तरह से समझना और उसे मजबूत करके आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन को रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात तो ये है कि ये काम सेल्फ अवेयरनेस जितना ईजी नहीं है जिसके बारे में आगे आप समझने वाले हैं। कुछ देर के लिए रुककर एक पॉज लेकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी इस मेंटल रुकावटों को काफी हद तक सॉल्व करने लायक हो जाते हैं। इसके लिए आपको और ज्यादा गहराइयों में जाने की, उसे समझने की जरूरत है और यहाँ तक कि अपने बायोलॉजिकल इश्यूज को भी समझने की जरूरत है। आपका ब्रेन जो आपके खिलाफ काम करता है। दोस्तों, लगभग कोई भी व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन के महत्व को समझने से इनकार नहीं करेगा, चाहे वो इसे प्रतिदिन डिसिप्लिन प्रैक्टिस के रूप में एक्सप्रेस ना करे। फिर भी किसी भी व्यक्ति को जीवन के अनुभव से ये पता चल जाता है कि एक डिसिप्लिन्ड रूल्स और विल पावर के साथ वो ज्यादा काम कर सकते हैं। यदि वो स्वयं कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो कम से कम उन्हें अपने आसपास सफल लोगों के उदाहरण मिलते हैं जिन्हें देखकर वो मान लेते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन वाले लोग कम से कम पहले से तय किए गए सभी काम पूरे कर पाते हैं, वो भी बिना अपनी इच्छा के ऑपोजिट जाए। क्यों हम अपने जीवन में डिसिप्लिन का पालन करने के लिए एक तरह से अपने स्वयं के हित के खिलाफ लड़ते हैं? और अगर देखा जाए तो क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें अपनी कहानी नहीं कहनी है, क्योंकि हमें अपनी बात दूसरों के सामने नहीं रखनी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सब का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है और ये हमारा खुद का दिमाग है जो 5 मेंटल एबिलिटी को बढ़ाता है, साबित करता है। दोस्तों, दिमाग एक जाल है। इसमें न्यूरॉन्स होते हैं जो नर्व सेल्स से बने होते हैं। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से केमिकल रिएक्शंस के जरिए बात करते हैं। जब एक न्यूरॉन में इम्पल्स होता है तो एक केमिकल बन जाता है जो दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता है और रिसीव होता है। इसी तरीके से एक दिन में करोड़ों बार ये एक्ट होता है जो हमारी हर हरकत, बात और सोच को कंट्रोल करता है। इस केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है और अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर अलग अलग बातों को दिमाग तक पहुंचाते हैं। यही कहा जा सकता है कि हमारी सोच और रिएक्शन इन केमिकल से डिटरमिन होते हैं और हमारी आदत को कंट्रोल करने में एक खास तरह का न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है जिसे हम डोपामीन कहते हैं। दोस्तों, डोपामीन एक ऐसा तत्व होता है जो दिमाग के प्लेजर और रिवॉर्ड सेंटर पर काम करता है। दूसरे शब्दों में, जब हम किसी प्रकार का प्लेजर या रिवॉर्ड अनुभव करते हैं तो अक्सर डोपामीन उसका मूल कारण होता है। जितना अधिक डोपामीन छोड़ा जाता है उतना ही अधिक प्लेजर हम महसूस करते हैं। ये अनुभव एक सुखद घटना के दौरान और उसके बाद होता है। आप जब डोनट्स खा रहे होते हैं और जब आप जिम में एक अच्छा वर्कआउट करने के बाद महसूस करते हैं। लेकिन डोपामीन प्लेजर या रिवॉर्ड की अपेक्षा में भी छोड़ा जाता है, जिससे इसे सीधे सेल्फ डिसिप्लिन से जोड़ दिया जा सकता है। ये इसे खराब कर देता है। हकीकत ये है कि हम सब डोपामीन की नशा करने वाले हैं। हम उसे तुरंत चाहते हैं और जल्द से जल्द चाहते हैं। हमारे दिमाग को इसकी तलाश होती है और ये हमें बताने में बहुत बड़ा है कि किस वक्त काम करना है और किस वक्त रुकना है। ये गुनाह भी है कि हम उस चीज को भी इग्नोर नहीं कर पाते हैं जिससे हमें तुरंत डोपामीन मिलता है और हम इसके बदले में बाद में काफी अधिक डोपामीन प्राप्त कर सकते हैं, चाहे उसे करने से हमारे लिए बहुत अच्छा हो। क्यों जिम जाएं जब आप अभी पाई खा सकते हैं, चाहे आपको पता हो कि यह आपके लिए अच्छा नहीं है? डोपामीन ही हम चाहते हैं और इस वजह से हम एक ऐसे प्रिंसिपल के अधीन हैं जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में सबसे फेमस है, प्लेजर का प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को समझना सबसे आसान है, इसलिए ये फेमस है। प्लेजर का प्रिंसिपल पहली बार फादर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड ने उठाया था, लेकिन पुराने युग से लेकर एरिस्टोटल ने भी नोटिस किया था कि प्लेजर और दर्द के द्वारा हम आसानी से मैनिपुलेट हो सकते हैं। प्लेजर का प्रिंसिपल ह्यूमन ब्रेन की वो दवा है जो प्लेजर खोजता है और दर्द से बचने की कोशिश करता है। वो सोचता नहीं, वो तर्क नहीं करता,
बल्कि उस तरफ बिना रोक टोक के स्टार्ट होता है जहां उसको प्लेजर ज्यादा और दर्द कम लगता है। वो रोकने की कोई सीमा नहीं रखता है। ये नेचुरल है, ये और भी सरल नहीं हो सकता। वास्तव में एक दवाइयों के नशे में धुत हुए व्यक्ति के साथ परफेक्ट तुलना की जा सकती है, जो नशा पाने के लिए कुछ भी कर सकता है।